नमस्कार साथियों आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिला दर्शन। जिला दर्शन में सर्वप्रथम हम आपके सपनों का शहर उदयपुर के बारे में चर्चा करेंगे। इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं, सैलानियों का शहर, माउंटेन फाउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहते हैं। वाइट सिटी के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। अगर आपको तारों के शहर में जाना है तो आपको उदयपुर आना पड़ेगा। इसे सितारों का शहर भी कहते हैं। साथियों, उदयपुर से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, यहाँ पर स्थित पर्यटन स्थल, झीलें, सभ्यता, यहाँ की ज्योग्राफिकल दृष्टि, यहाँ के अभ्यारण्य, झीलें व दुर्ग, स्थापत्य कला व आस्था के केंद्र, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज हम संपूर्ण उदयपुर ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़ जाइए, HO स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे व अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। ठीक है साथियों, हम सर्वप्रथम उदयपुर ज़िले के उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं कि उदयपुर को किन किन उपनामों के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, पहला है राजस्थान का कश्मीर। अब आपका सवाल होगा कि सर राजस्थान का कश्मीर क्यों कहते हैं। तो आपको पता होगा साथियों, भारत में सर्वाधिक झीलें कश्मीर में पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में पाई जाती है, इसलिए इसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है साथियों पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं और पूर्व का पेरिस पूछ लिया जाता है साथियों, तो वह जयपुर जिलों को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, इसे सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पर्यटक स्थल है और अत्यधिक मात्रा में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इसलिए सैलानियों का स्वर्ग उदयपुर को कहते हैं। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसको माउंटेन फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, इसलिए इसको द सिटी ऑफ लेक या झीलों की नगरी उदयपुर भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं आपके 3 क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ। अगर साथियों आपसे सर्वप्रथम पूछा जाता है कि राजस्थान की सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं, तो उदयपुर में राजस्थान की सर्वाधिक झीलें हैं। अगर आपको यूँ पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ हैं, तो भी आपका आंसर उदयपुर होना चाहिए। किंतु अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाता है साथियों कि राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ हैं, तो आपको उत्तर दे के आना है नागौर में। ठीक है साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। इसे एशिया का वियना कहते हैं। तो अब आप यूँ पूछोगे कि सर ये वियना क्या है। वियना एक खूबसूरत शहर है जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। तो इसकी तुलना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना से की गई है, इसलिए इसको एशिया का, भारत का या राजस्थान का वियना कहते हैं। ठीक है साथियों, इसे अगर आपको तारों के शहर में जाना है तो आपको एक बार उदयपुर को देखना होगा क्योंकि उदयपुर को सितारों का शहर कहते हैं। यह बेहद खूबसूरत सिटी है साथियों। ठीक है, एक नाम और ध्यान रखना, इसको वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वाइट सिटी अर्थात सफ़ेद शहर के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। अब कलर से संबंधित जितने भी शहर हैं, यहीं पर मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करा देता हूँ। वाइट सिटी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है साथियों। पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारी राजधानी जयपुर को जाना जाता है। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाता है कि ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो जोधपुर को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है रेड डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके यहीं क्लियर हो जाने चाहिए। आशा करता हूँ साथियों
आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। अब हम उदयपुर शहर के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। उदयपुर शहर का इतिहास। उदयपुर शहर को कब बसाया गया, किसने बसाया, वह कौन सी जगह बसाया, ये आपको यहाँ पर ज्ञात होगा साथियों। अब उदयपुर का इतिहास देखते हैं। उदयपुर शहर की स्थापना सन 1559 में राणा उदय सिंह कौन थे साथियों? तो राणा उदय सिंह मेवाड़ में चलने वाला राजवंश सिसोदिया राजवंश के एक राणा थे। राणा सांगा के पुत्र व महाराणा प्रताप के पिता थे। राणा उदय सिंह, इनके नाम पर ही उदयपुर शहर की स्थापना हुई। कब हुई? 1559 में। कहाँ पर हुई? तो पिछोला झील के किनारे स्थित हुई और इन्होंने उदय सागर नामक झील का निर्माण भी कराया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, यह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे और इन्हीं के नाम पर उदयपुर शहर बसाया गया। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साथियों, उदयपुर का मानचित्र। उदयपुर में 11 तहसील आती है। 11 तहसील के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वह इसके मानचित्र से जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वह भी हम यहीं पर देखेंगे। साथियों, इसकी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो नीचे दी गई लिंक से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम पर व व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखते हैं उदयपुर का मानचित्र। मानचित्र से संबंधित 2 क्वेश्चन है साथियों जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला ये पूछते हैं कि उदयपुर जिले की आकृति किसके समान है? तो उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाता है कि उदयपुर संभाग की आकृति किसके समान है, तो उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है, जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। यहाँ 11 प्रमुख तहसीलें हैं। इनके नाम क्या क्या है वह देखते हैं साथियों। पहला है गिरवा, दूसरा गोगुंदा, तीसरा जाडोल, चौथी खेरवाड़ा, पांचवी कोटरा, छठी लसाड़िया, सातवीं माउली, आठवीं ऋषभदेव, 9वीं सलुम्बर, 10वीं शारदा व 11वीं है साथियों वल्लभ नगर। यह उदयपुर के मानचित्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साथियों, उदयपुर में भरने वाले प्रमुख मेले। उदयपुर में कौन कौन से मेले भराए जाते हैं? पहला है महाराणा प्रताप जयंती, दूसरा ऋषभदेव का मेला, तीसरा विक्रमादित्य का मेला, चौथा शिल्पग्राम का मेला, पांचवा मेवाड़ महोत्सव। अब साथियों, इनके बारे में एक एक करके हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है महाराणा प्रताप जयंती। सर्वप्रथम आपको याद होना चाहिए कि महाराणा प्रताप जयंती कब आती है, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती आती है और इसी दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आपको ट्रिक के जरिए याद रखना है GST के दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। कहाँ कहाँ मनाई जाती है? तो एक तो मनाई जाती है हल्दीघाटी राजसमंद में, एक मनाई जाती है चावंड उदयपुर में। ठीक है साथियों, और महाराणा प्रताप के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। इनका जन्म हो गया, इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजसमंद बादल महल में जूनी कचहरी में हुआ था साथियों। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था, इनकी माता का नाम जयंताबाई था, वह इनकी पत्नी का नाम अजद्दे पंवार व इनके पुत्र का नाम अमर सिंह राठौड़ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था साथियों? तो 1 मार्च 1572 अर्थात 32 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक
हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो इनकी मृत्यु 57 वर्ष की आयु में अर्थात 19 जनवरी 1597 में चावंड में धनुष पर प्रत्यंतता चढ़ाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप एक बार वहां जाकर इसे विस्तार से देख ले। महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि साथियों कि जब चेतक पे सवार महाराणा युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्छा गिलाव जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने महाराणा को अकबर के गुर्दा कापा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर भी पानी पानी था। और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हुआ करता था। चेतक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा हुआ करता था। चेतक के बारे में कहते हैं साथियों कि चेतक, आज बात होगी उस चेतक की जिसने पैर रख दिया था मर्दाना हाथी पर। आज बात होगी उस चेतक की जिसने पैर रख दिया था मर्दाना हाथी पर। आज बात होगी उस चेतक की जिसने 3 टांगों से नाले को पार किया था। आज बात होगी उस चेतक की जिसने एक योद्धा की तरह हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। यह चेतक के बारे में कुछ लाइनें हो गई साथियों। ठीक है, अब है ऋषभदेव का मेला। ऋषभदेव को काला बाऊजी व केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह दुलेव उदयपुर में इसका मेला भरता है साथियों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इन्हें काला बाऊजी क्यों कहते हैं? क्योंकि मीणा व भील जनजाति के लोग इन्हें काला बाऊजी के रूप में पूजते हैं। और इन्हें केसरिया नाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों इनकी मुख्य प्रतिमा पर केसर का लेप लगाया जाता है, इसलिए इनको केसरिया नाथ का मेला भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अब है नेक्स्ट विक्रमादित्य का मेला। तो यह उदयपुर नगर में भराता है। चौथा है साथियों शिल्पग्राम का मेला। शिल्पग्राम साथियों उदयपुर में एक सरकार द्वारा बसाया गया कृत्रिम ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर मेला भराता है 21 दिसंबर से 31 दिसंबर अर्थात बड़े दिनों की छुट्टियों में यहाँ पर मेला भराता है। शिल्पग्राम सरकार के द्वारा बसाया गया प्राकृतिक गांव है, जहाँ पर जैसे गांव में जैसे प्राकृतिक जैसे चीज़ें होती है वैसे ही यहाँ पर कृत्रिम रूप से बनाई गई है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है साथियों, कृत्रिम रूप से बसाया गया गांव है। मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? तो यह उदयपुर नगर में मेवाड़ महोत्सव भराता है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ महोत्सव से संबंधित साथियों में आपके 2 क्वेश्चन यहीं पर क्लियर करा देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाता है थार महोत्सव कहाँ भराता है? तो थार महोत्सव बाड़मेर में भराता है। अगर आपसे ही पूछ लिया जाता है साथियों मरु महोत्सव कहाँ भराता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में भराता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आशा करता हूँ साथियों उदयपुर शहर में भराने वाले प्रमुख मेले को आपको याद हो गए होंगे साथियों। अब ये साथियों उदयपुर शहर की प्रमुख झीलें। उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? उदयपुर में देखो बहुत सारी झीलें हैं, किंतु यहाँ पर हम प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे क्योंकि राजस्थान की सर्वाधिक झीलें यहीं पर है, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है साथियों, पहली है पिछोला झील, दूसरी फतेह सागर झील, तीसरी जयसमंद या डेबर झील, चौथी उदय सागर झील। अब साथियों इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब ये साथियों पहली पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय पिछू नामक बंजारे ने अपने बेलों की स्मृति में करवाया था साथियों। अब है यह उदयपुर शहर की सबसे प्राचीनतम व सुंदरतम झील मानी जाती है साथियों, आपको यह ध्यान रखना है। और पिछोला झील के किनारे
बागोरा की हवेली भी स्थित है। अभी बागोरा की हवेली आगे आएगी, मैं आपको वहाँ पर विस्तार से बता दूँगा। इस झील के किनारे सिटी पैलेस भी स्थित है। इस झील के किनारे अमराई घाट भी स्थित है साथियों, और इसी झील के अंदर जग मंदिर भी स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पिछोला से संबंधित जो तथ्य थे साथियों, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। राणा लाखा के काल में पिछो नामक बंजारे ने अपने बेलों की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील का निर्माण साथियों राणा फतेह सिंह ने करवाया था, और इसी झील के अंदर साथियों एक सौर वेधशाला बनी हुई है, जिसका निर्माण 1975 में करवाया गया। ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है जयसमंद या डेबर झील। अब साथियों जयसमंद या डेबर झील के बारे में कुछ तथ्य है, इनको हम देखते हैं। इस झील के अंदर साथियों 7 टापू है। कितने टापू है? 7 टापू है, जहाँ पर भील व मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन यूँ पूछा जाता है कि सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है, व सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो सबसे बड़े टापू का नाम है साथियों बाबा का भांगड़ा, व सबसे छोटे टापू का नाम है साथियों प्यारी टापू। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चौथा है उदय सागर झील। उदय सागर झील को राणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर बसाया गया था, तब बनाई गई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बता दिया था साथियों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं साथियों उदयपुर के प्रमुख अभ्यारण्य। उदयपुर में कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य हैं? पहला है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, दूसरा है कुंभलगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, तीसरा जयसमंद अभ्यारण्य, चौथा फुलवारी की नाल। अब देखो साथियों, सज्जनगढ़ नाम से एक दुर्ग भी है। दुर्ग पहाड़ी पर है, वह नीचे इसका बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है। राणा सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य साथियों 3 जिलों में बसा हुआ है, 3 जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ राजसमंद में भी आता है, उदयपुर में भी आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कुंभलगढ़ नाम से दुर्ग भी है, जो कि राजसमंद पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तीसरा है साथियों जयसमंद अभ्यारण्य, चौथा फुलवारी की नाल। और साथियों आपको ध्यान रखना है फुलवारी की नाल से एक दर्रा भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब साथियों यहाँ पर जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इनको हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे। इससे पहले एक बार हम इनको देख लेते हैं। पहला है सहेलियों की बाड़ी, दूसरा बागोरा की हवेली, तीसरा है साथियों सज्जनगढ़ दुर्ग, चौथा सिटी पैलेस, पांचवा 8 खंभों की छतरी, छठा मोती मंगरी पहाड़ी, सातवीं मायरा की गुफा, आठवीं आयड़ सभ्यता, नवीं दूध तलाई। ठीक है साथियों, अब हम इनको एक एक करके विस्तार से देख लेते हैं। पहला है साथियों सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यह फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और साथियों सहेलियों की बाड़ी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाता है कि सहेलियों का बाज़ार कहाँ है, तो सहेलियों का बाज़ार अजमेर में है। वह सहेलियों का मंदिर कहाँ है, तो सहेलियों का मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। और संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है साथियों, संग्राम सिंह प्रथम को राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी है साथियों बागोरा की हवेली। बागोरा की हवेली उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है। ठीक है साथियों, सहेली की बाड़ी भी उदयपुर नगर में ही है। बागोरा की हवेली को
क्यों जाना जाता है? क्योंकि साथियों यहाँ पर पगड़ियों का संग्रहालय है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहीं पर स्थित है। अगर आप कभी भी उदयपुर आओ तो बागोरा की हवेली ज़रूर देखना। यह एक म्यूजियम है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग को साथियों मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे वाणी विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए साथियों इसको क्या कहते हैं? वाणी विलास महल भी कहते हैं। और इसके नीचे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है और यह एक बासंद्रा की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। चौथा है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस तो साथियों जयपुर में भी है। जब हम जयपुर पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ भी सिटी पैलेस बताऊँगा। अभी हम उदयपुर के सिटी पैलेस के बारे में चर्चा करते हैं। इसे चंद्र महल भी कहते हैं। वह यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। जब चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ था, कब हुआ था साथियों? तो 1567 अर्थात 1567 को चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ था। उसके बाद महाराणा उदय सिंह व उसके परिवार सहित वह उदयपुर शहर आ गए थे साथियों। उन्होंने यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था और अपनी राजधानी उदयपुर को बना दिया था। तो यहाँ पर स्थित सिटी पैलेस में अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग कार्य करवाए गए। तो यहाँ इसके अंदर अलग अलग महल बने हुए हैं, जैसे साथियों प्रताप कक्ष हो गया, बाड़ी महल हो गया, मोती महल हो गया, दिलकुश महल, चितेरों की ओवरी यहाँ पर है, सूरज चोपड़ा यहाँ पर है, स्वरूप विलास यहाँ पर नव चौकी महल भी बना हुआ है। साथियों यहाँ पर अनेकों प्रकार के महल बनाए गए हैं अलग अलग राजाओं के द्वारा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इसको किसने बसाया था? तो महाराणा उदय सिंह ने सिटी पैलेस की नींव रखी थी साथियों, यह आपको ध्यान रखना है और पिछोला झील के किनारे स्थित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी को महाराणा प्रताप की छतरी भी कहते हैं। यह बारडोली गांव चावंड के निकट स्थित है। अब महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण भामाशाह, जिसे मेवाड़ का कर्ण कहते हैं, दानवीरता के क्षेत्र में जिसको जाना जाता है, मेवाड़ का उद्धारक जिसको कहते हैं, यह पाली जिले से संबंधित है। भामाशाह ने 8 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अब भामाशाह के बारे में कुछ बता देता हूँ साथियों। भामाशाह ने महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी के युद्ध के बाद इनकी आर्थिक सहायता की थी, इनको धन दिया था सैनिक की टुकड़ी बनाने के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है मोती मंगरी पहाड़ी। अब आपको होगी कि सर ये मगरी शब्द क्या है? तो साथियों उदयपुर शहर में पाई जाने वाली छोटी छोटी पहाड़ियों को हम मंगरी या मगरा कहते हैं। जैसे जयपुर शहर में पाई जाने वाली छोटी छोटी पहाड़ियों को वहाँ पर डूंगरी कहा जाता है। जयपुर में जो छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें डूंगरी कहते हैं और उदयपुर में छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इन्हें मंगरी कहा जाता है। ठीक है साथियों, मोती मंगरी पहाड़ी पर क्या है? महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। यह फतेह सागर की पास एक पहाड़ी है, वहीं पर स्थित है। मायरा की गुफा। मायरा की गुफा क्या है साथियों? तो मायरा की गुफा हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 को। कब हुआ था साथियों? 1576 को। तब महाराणा प्रताप का शस्त्रागार भी मायरा की गुफा थी और महाराणा प्रताप ने शरण हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भी शरण यहीं पर ली थी और गोगुंदा के निकट स्थित मायरा की गुफा है। ठीक है साथियों, 8वां है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को
ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अहड़ नगर की स्थापना अगर पूछ ली जाती है तो अल्हट नाम के राजा ने कराई थी। अल्हट जिसे आलूराव भी कहते हैं, उसने अहड़ नगर की स्थापना कराई थी। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक। और अहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अहड़ नदी के किनारे यह स्थित है साथियों, और उदयपुर शहर में ही स्थित है। नवा है साथियों दूध तलाई। दूध तलाई क्या है? तो साथियों पिछोला झील के पास में एक तालाब बना हुआ है, उसे दूध तलाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साथियों अब उदयपुर के प्रमुख आस्था के केंद्र। उदयपुर में जितने भी प्रमुख आस्था के केंद्र हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है साथियों जगत अंबिका मंदिर, दूसरा है अंबिका माता मंदिर, तीसरा जगदीश मंदिर, चौथा अहड़ के जैन मंदिर, पांचवा एकलिंगनाथ जी का मंदिर, छठा ऋषभ देव जी का मंदिर। इन्हें काला बाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। सास बहू मंदिर, आठवां बोरा गणेश जी मंदिर, नवा इडाना माता मंदिर, 10वां करणी माता मंदिर, 11वां जावरका विष्णु मंदिर। अब साथियों इनके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है साथियों जगत अंबिका माता मंदिर, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं। यह जगत ग्राम उदयपुर में स्थित है, ठीक है साथियों, और यह मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अब आप यूँ पूछोगे कि सर यह खजुराहो क्या है? खजुराहो भारत में स्थित मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित एक स्थान है खजुराहो, जहाँ पर सर्वप्रथम नग्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई। अब साथियों जहाँ कहीं भी नग्न मूर्तियाँ प्राप्त होती है उन्हें खजुराहो की संज्ञा दी जाती है। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का खजुराहो कहाँ है, राजस्थान का खजुराहो कहाँ है, तो राजस्थान का खजुराहो साथियों किराड़ू के जैन मंदिर बाड़मेर में है। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती का खजुराहो कहाँ है, तो भंडदेवरा शिवालय को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है साथियों कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। खजुराहो की संज्ञा नग्न मूर्तियाँ प्राप्त होने के कारण दी जाती है। दूसरा है अंबिका माता मंदिर। यह इसका निर्माण साथियों राज सिंह ने करवाया था। महाराणा राज सिंह ने अंबिका माता मंदिर का निर्माण कराया था। यह उदयपुर शहर में स्थित है। तीसरा है साथियों सपनों में बना हुआ मंदिर अर्थात जगदीश मंदिर। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है कि सपनों में बना हुआ मंदिर किसे कहते हैं, तो जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या 50 खंभों का मंदिर को सपनों में बना हुआ मंदिर या स्वप्न संस्कृति का मंदिर भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है साथियों, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका निर्माण किसने कराया, तो साथियों इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 50 खंभों पर स्थित है, इसलिए इसको 50 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। और भगवान विष्णु को अर्थात वैष्णव संप्रदाय को समर्पित मंदिर है साथियों, ठीक। चौथा है साथियों अहड़ के जैन मंदिर। अहड़ सभ्यता अहड़ नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है, और अहड़ के जैन मंदिर भी अहड़ में बसे हुए हैं, अहड़ नगर में बसे हुए, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से यह पूछा जाता है कि अहड़ के निकट मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे महासतिया कहते हैं। क्या कहते हैं, महासतिया उसे कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अहड़ के पास में मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल, ठीक है साथियों। पांचवा है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। यह कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। एकलिंगनाथ जी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों
उदयपुर मेवाड़ के अंतर्गत आता है और मेवाड़ पर राज करने वाली दो शाखाएं हुई है। पहली है गुहिल, दूसरी है सिसोदिया वंश। ये आपको ध्यान रखने हैं। इनके कुल देवता एकलिंग नाथ जी थे। एकलिंग नाथ जी कौन है साथियों? तो एकलिंग नाथ जी शंकर भगवान महादेव को ही एकलिंग नाथ जी के नाम से जाना जाता है। तो यह एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता हुआ करते थे। और इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इनके मंदिर का निर्माण बप्पा रावल कालभोज ने करवाया था साथियों, कैलाशपुरी गांव के निकट। बप्पा रावल कालभोज हरित ऋषि की गायें चराया करते थे, वह इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है साथियों। और एकलिंग नाथ जी से यह क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान में पाशुपति संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है और इनमें भगवान महादेव की चतुर्मुखी शिवलिंग भी है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। जिनके 4 मुख है वह शिवलिंग भी एकलिंग नाथ जी का मंदिर है और पाशुपति अर्थात महादेव संप्रदाय का एकमात्र सबसे बड़ा मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है साथियों। छठा है ऋषभदेव मंदिर। ऋषभदेव मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो ऋषभदेव मंदिर उदयपुर शहर में है। इसे काला बाबू जी का मंदिर भी कहते हैं, व इसे केसरिया नाथ का मंदिर भी कहते हैं। इसे काला बाबू जी का मंदिर क्यों कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि मीणा व भील जनजाति के लोग इन्हें काला बाबू जी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें काला बाबू जी का मंदिर व इनकी मुख्य प्रतिमा पर केसर का लेप लगाया जाता है, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है साथियों। सातवां है सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर का वास्तविक नाम साथियों क्या है? तो सहस्त्रबाहु मंदिर इसका वास्तविक नाम है। इसका अभ्रंश रूप क्या हो गया? सास बहू मंदिर। बड़ा मंदिर है वह सास मंदिर कहलाया, छोटा मंदिर बहु मंदिर कहलाया। इनका निर्माण भी बप्पा रावल व कालभोज ने कराया। बप्पा रावल कालभोज एक ही व्यक्ति के नाम है साथियों। मैंने मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर इनकी संपूर्ण जानकारी है। आठवां है साथियों बोरा गणेश का मंदिर। अब साथियों मैं आपके यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। बोरा गणेश जी का मंदिर अगर पूछ लिया जाता है तो उदयपुर शहर में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है साथियों कि त्रिनेत्र गणेश कहाँ हैं, तो त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में है। नृत्य गणेश कहाँ पर है? नृत्य गणेश अलवर में स्थित है। बाजना गणेश कहाँ पर है? तो सिरोही में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है साथियों कि खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो वह कोटा में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है साथियों कि खोड़ा गणेश जी कहाँ हैं, खोड़ा गणेश जी किशनगढ़ अजमेर में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाता है साथियों कि खेड़ गणेश जी कहाँ हैं, तो खेड़ गणेश जी बाड़मेर में है व मुल्ला गणेश जी डूंगरपुर में है। ये जितने भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं एक बार आप इन्हें लिख लेना साथियों और इन्हें अच्छे से याद कर लेना। आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है साथियों। 9वां है साथियों इडाना माता मंदिर। इडाना माता मंदिर बम्बोरा गांव उदयपुर में स्थित है। ठीक है साथियों। इडाना माता को अग्नि में स्नान करने वाली देवी भी कहते हैं क्योंकि इनकी पीठ पर यह इनका स्थान है जहाँ पर अपने आप आग लग जाती है। इन्हें यूँ कहते हैं कि यह देवी अग्नि से स्नान करती है। ठीक है साथियों, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 10वां है साथियों करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर के पास राजस्थान का दूसरा रोपवे संचालित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पहला रोपवे कहाँ पर है, तो सुंडा माता मंदिर जालोर में। दूसरा रोपवे कहाँ पर है? उदयपुर करणी माता। रोपवे क्या होता है? तो उड़न खटोले होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? रोपवे कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। करणी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो वह देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता को साथियों चूहों की देवी भी कहते हैं और इनके सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। जब मैं आपको बीकानेर शहर पढ़ाऊँगा तब इनके बारे में विस्तार से बताऊँगा साथियों। 11वां है जावर का विष्णु मंदिर।
जावर का विष्णु मंदिर के बारे में एक दो फैक्ट बताता हूँ साथियों। पहला बात तो आपको ध्यान रखना है, यह जावर उदयपुर में स्थित है। जावर उदयपुर में राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खानों की खोज हुई थी। पहला फैक्ट यह याद रखना है। जावर का विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति, जावर की प्रशस्ति स्थित है, जिसका निर्माण राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने करवाया था। रमाबाई को वाघ वागेश्वर की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि वह एक विदुषी संगीतकारी महिला थी, इसलिए उन्हें वाघ वागेश्वर की उपाधि भी प्राप्त थी। ठीक है साथियों, यह उदयपुर के से संबंधित जितने भी आस्था के प्रमुख केंद्र थे, इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करना साथियों। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि उदयपुर शहर में कौन कौन सी नदियां हैं व कौन कौन सी नदियां यहां पर बहती हैं। पहली है साथियों आयड़ नदी, दूसरी सोम नदी, तीसरी साबरमती। ये 3 प्रमुख नदियां हैं साथियों। इनके बारे में एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली साथियों आयड़ या बेड़च नदी। आयड़ बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है व इसका समापन बिगोद भीलवाड़ा में होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसको बेड़च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं साथियों, वे मैं आपको बता देता हूँ। पहला पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ शहर किसके किनारे स्थित है, तो वह बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके किनारे है, तो वह बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। ठीक है साथियों, आहड़ सभ्यता भी इसी के नदी के किनारे स्थित है। दूसरी है साथियों सोम नदी। सोम नदी का उद्भव बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्भव होता है साथियों। यह आपको ध्यान रखना है। सोम नदी के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। सोम नदी एक त्रिवेणी स्थल बनाती है। कहाँ बनाती है, तो सोम, माही, जाकम, यह तीनों नदियाँ मिलकर नवाटापुरा, बेणेसर धाम, डूंगरपुर में एक स्थान बनाती है। इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा बताऊंगा जब मैं डूंगरपुर जिला बताऊंगा साथियों। ठीक, आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि सोम नदी कहाँ पर है, तो वह उदयपुर में है। तीसरी है साथियों साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्भव उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ी से होता है। ठीक है साथियों, वह इसका समापन कहाँ होता है, तो इसका समापन गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी में होता है। और एक बात और आपको याद रखनी है साथियों कि यह इसके स्थित गुजरात का अहमदाबाद शहर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद शहर भी इसी नदी के किनारे स्थित है और साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे स्थित है। यह मुख्यतः गुजरात की नदी है साथियों। ठीक है साथियों, ये उदयपुर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हो गई साथियों। अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। और आपको कैसा लगा साथियों, यह कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक एक करके साथियों हम राजस्थान के 33 जिलों के बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी को इसकी PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया साथियों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उनसे जुड़ जाइए। अगर आप वहां नहीं जुड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा साथियों। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार साथियों। अब इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।